पेपर अध्ययन श्रृंखला में यह पेपर है रीट 2011 का लेवल 2 में जो पेपर हुआ था। अभी तक हमने रीट के जितने भी पेपर लेवल 2 के थे उन सभी को देखा है। ये अंतिम पेपर है अपने। उसके बाद हम लेवल 1 के जो पेपर हैं उनका अध्ययन करेंगे और हम साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन के लिए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे पेपरों में। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी 3 ऑप्शन यहाँ सत्य दिए गए हैं विकास के बारे में। उनको देखते हैं। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। लेकिन विकास के बारे में सत्य नहीं दिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये सत्य नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये बालकों की सोच की अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यानी मूर्त अवस्था जो होती है ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। अगला प्रश्न, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है मानव विकास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यहाँ सामाजिक संचरण जो है ये प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्वों की अगर बात करें, अनुभव और संतुलिकरण जो है ये बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं, लेकिन सामाजिक संचरण यहाँ नहीं है जिन प्याजे के अनुसार। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होगी? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यहाँ सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण जो है यहाँ अधिक उपयुक्त होगी। उसके अलावा यहाँ ऑप्शन में दिए गए देखते हैं कि अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सही नहीं है। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापन द्वारा निर्देशन, ये भी विशेष आवश्यकता वाले सही नहीं है। अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, ये विशेष आवश्यकता वाले के लिए सही नहीं है। लेकिन सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग जो है सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण करवाना, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सही है। अगला प्रश्न, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ये सृजनशील बालकों की विशेषता बताइए। यहाँ पर दोबारा प्रश्न देखते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता की विशेषता जो है ये सृजनशील बालकों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण बताइए। अगला प्रश्न है, यहाँ बाह्य अभिप्रेरणा में समावित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा का पूछा है, बाह्य अभिप्रेरणा किन किन में है? तो यहाँ पर सभी जो है बाह्य अभिप्रेरणा के परिणाम दिए गए हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में यहाँ पर प्रशंसा करना और दोषारोपण करना, ये बाह्य अभिप्रेरणा में है। प्रतिद्वंद्विता, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार एवं दंड देना बाह्य अभिप्रेरणा है। परिणाम का ज्ञान, ये भी एक बाह्य अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखता है, तो उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। जब दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम नियोग्यता का लक्षण है। यहाँ अवधान संबंधी या अधिगम नियोग्यता का मतलब यहाँ अवधान संबंधी बाधा या विकार होना अधिगम नियोग्यता का लक्षण है। उसके अलावा ऑप्शन में यहाँ पर भागने की प्रवृत्ति होना, ये नहीं। अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अभिप्रेरणा का अभाव होना, ये नहीं। लेकिन अधिगम नियोग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार होना। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक पूछा है। तो यहाँ अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु है। उसके अलावा संचार का साधन, समवयस्क समूह या अध्यापक जो है ये अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है। परिपक्वता एवं आयु जो है ये अधिगम को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। दोबारा देखते हैं प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो ये यहाँ पर शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो गया, यानी ये शून्य स्थानांतरण हो रहा है अधिगम का। जब एक बल्लेबाज गेंदबाजी में अच्छा नहीं होता तो ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो गया ये। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पूर्ण अभिव्यक्त संगतिगत और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, यहाँ पर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित कर रहा है। पूर्ण अभिव्यक्त संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन जो है ये किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम प्रदर्शन कर रहा है। उसके अलावा मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। अगला प्रश्न है, फ्रायड और प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। प्याजे ने
प्याजे की पूछा है तो यहाँ प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो यहाँ गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के पद के रूप में किया है। अभिसारी चिंतन का प्रयोग गिलफोर्ड के द्वारा, गिलफोर्ड ने यहाँ पर अभिसारी चिंतन का सृजनात्मकता के लिए किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि के बारे में देखें तो रुचियाँ जन्मजात और अर्जित होती हैं, जन्मजात भी होती हैं, रुचियाँ अर्जित भी होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ असत्य कथन दिया गया है कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, अभिवृत्ति कहलाती है। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, अभिवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम को, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में कौन सा? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो इदम में यानी इड में होती हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो इड में होगा। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है तो दबाव से निपटने के लिए रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो अतिकल्पना जो है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए जो अतिकल्पना जो है ये रक्षा तंत्र में संतोषजनक है, सबसे संतोषजनक होगी। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। बालक प्रसंग बोध परीक्षण जो है 3 से 10 वर्ष की आयु के लिए बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो यहाँ बालक प्रसंग बोध परीक्षण में जो लोगों के स्थान पर जानवरों के कार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश जो है उसकी सहायता लेनी चाहिए। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि की सहायता लेनी चाहिए। यहाँ जो व्याख्यान विधि दी है एक सर्वदर्शी सामग्री विधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये कथन सही नहीं है। उसके अलावा अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। उसके अलावा आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं बल्कि समानांतर हैं, ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो 45 घंटे जो हैं वो न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो यहाँ पर एक शिक्षक विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना और पाठ्यक्रम का संचालन कर उसे पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो यहाँ महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाएं की अनुशंसा की गई। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में सूचीबद्ध महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। ये बातचीत की गई है। इसमें ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, ज्ञान स्थायी है और ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। यहाँ ऑप्शन में शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, तो यहाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में ये ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य पूछा है। तो यहाँ विद्यालय तथा शिक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। यहाँ ऑप्शन में नवीन ज्ञान की खोज करना दिया था, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना दिया था, लेकिन यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? यहाँ परीक्षा सुधारों में खुली पुस्तक परीक्षा, सतत नियंत्रण एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये सभी जो हैं ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों के लिए सुझाव दिए गए। इस प्रकार के प्रश्न रीट 2011 या RTET 2011 में लेवल 2 में पूछे गए थे।